गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, और जिसके अंतर्गत हम लोग पूर्वालोकन सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीपीएससी, एमपीपीसी और साथ ही साथ राजस्थान सिविल सर्विसेज के लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज में सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में भी सबसे पहले हमने कवर करना शुरू किया बायोलॉजी को, जिसमें आज ये तीसरी क्लास होगी। और इसी के पैरेलल इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही है, जिसमें 12 से 13 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज अपनी क्लास पर। तो आज का हमारा चैप्टर होगा वर्गीकी। इससे पहले कि हमने दो जो है कि क्लासेस में जीव विज्ञान के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझा था, और अब हम पढ़ेंगे वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है। वर्गीकीकरण विज्ञान या वर्गीकी अर्थात इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल, जो बाइनोमियल होती है पद्धति यानी द्विपद नामकरण की एक पद्धति को अपनाया था। किसने? लिनियस साहब ने सबसे पहले। और उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उन्होंने समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीव जंतुओं को अलग अलग जो है कि कैटेगरी में बांटा था। साथ ही साथ जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, जिसमें वर्तमान में व्हिटेकर नाम के व्यक्ति 1969 में इन्होंने 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम प्रणाली डेवलप किया। और इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजित कर दिया, जिसमें आज इसका जो है कि ज़्यादा वैल्यू रहती है। जैसे पहला जगत आएगा आपका मोनेरा, दूसरा आएगा प्रोटेस्टा, तीसरा आएगा कवक, चौथा आएगा पादप और पांचवा आएगा आपका जंतु। क्योंकि वर्तमान में सभी वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर जो है कि एक मत समर्थन किया जाता है, इसीलिए हम इन पांचों के अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से एक और जानकारी दे दूं आगे बढ़ने से पहले कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों के ही लिंक दिए हुए हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की अपडेट, क्लासेस की अपडेट, डिस्कशन ग्रुप में आपकी क्वेरीज, उन सभी चीज़ों पे हम लोग जो है कि डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें अपडेट की जाती है वहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जिस पर आप मैसेज करके सारी डिटेल्स को ले सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। मोनेरा जगत की सबसे पहले हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोनेरा जगत। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले इसी जगत के जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी, तो इसी से हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अब ध्यान देना, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो सामान्यतः एक कोशिकीय जीव माने जाते हैं, लेकिन आप आगे चल के यूकैरियोटिक जीव भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? यूकैरियोटिक जीव, जो सामान्यतः कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे, यानी इनमें बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी जो आगे चल के डेवलप होंगी। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन किस में आएगा? यूकैरियोटिक में आएगा। साथ ही साथ ये बहुल कोशिकीय में आता है, यानी बहुकोशिकीय जीवन होता है। आपके बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से मिलकर ये सेल बनता है, शरीर बनता है, इसलिए आप यूकैरियोटिक में आते हो। तो प्रारंभिक स्तर पे एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक को जो है कि शुरुआत हुई, जिसमें आप माइकोप्लाज्मा को देख सकते हो, जीवाणु को देख सकते हो, साइनोबैक्टीरिया को देख सकते हो। साइनोबैक्टीरिया को ही मेरे प्यारे दोस्तों नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे कहते हैं। इन सभी जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। माइकोप्लाज्मा, ध्यान देना। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु की बात करेंगे तो ये सरल, अति सूक्ष्म, एक कोश की आद्य जीव है। आद्य जीव का मतलब प्रारंभिक स्तर पर इनके जीवन की जो संरचना थी एक कोश की थी, और इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है, और माइक्रोन का मतलब एक जो बिंदी लगा रहा हूँ मैं, इससे भी छोटा माना जाता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। और इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। ये मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। आपको जैसे कुछ जुकाम वगैरह जो बीमारी होती है, कुछ जीवाणुओं की वजह से, कुछ विषाणु की वजह से, और वहीं हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु जो भोजन की पाचन क्रिया में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं।
जितना भी आप डिब्बा बंद खाना खाते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया, रबड़ी हो गया, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब प्रोबायोटिक होते हैं, जिनमें जीवित जीवाणुओं को रखा जाता है, जो आपके शरीर में जाते हैं और जीवाणु क्या करते हैं, हमारे भोजन प्रक्रिया में अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं। आप कहेंगे सर जीवाणुओं से तो हमें हानिकारक होता है, जीवाणु से हमें बीमारी होती है, लेकिन उसमें कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो हमारे पेट में स्वतः पाए जाते हैं। लेकिन हम इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, इतनी सारी जो है कि बीमारियों की दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि जीवाणुओं को खत्म करने वाली दवा। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे जीवाणु होते हैं, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। जैसे पोषण के आधार पे जीवाणु हमारे परपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जीवाणु को हम दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं, केवल हम पौधों को ही नहीं स्वपोषी मानते। हमारे कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। परपोषी का तो आपको पता है कि दूसरे पर निर्भर रह के अपने भोजन को प्राप्त करना, लेकिन जीवाणु स्वपोषी कैसे होते हैं, जो अपने भोजन को स्वयं प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी और दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। आप ध्यान दीजिएगा, आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथ्नोजेंस समूह अवायवीय होते हैं, यानी इसमें सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं होती है, तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। पशुओं की जो बॉडी पे जो बाल होते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन, मीथेन जो गैस होती है उसके उत्पादन में भी होता है। साथ ही साथ फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूदा गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिम्बायोसिस रिलेशन दिखाते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है, राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है, जो पौधों को आवश्यक जो है कि खनिज तत्व, पोषक पदार्थ प्रदान करता है, बदले में पौधे क्या करते हैं, इनको आवास देते हैं और इनको भोजन भी प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से सहजीविता का संबंध देखने को मिलता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। अब सेकंड जगत की बात करेंगे, प्रोटिस्टा जगत। अब इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आप सोचोगे सर कि अब इसमें क्या हम प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में आएंगे, एक कोशिकी से बहुकोशिकी में आएंगे? तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि समय के साथ इनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता गया। तो ये एक कोशिकी तो बने थे, लेकिन अब यूकैरियोटिक की जगह ये प्रोकैरियोटिक जीवों में आ गए। इसमें अधिकांशतः शैवाल को और संघ प्रोटोजोआ के जीव इसमें शामिल होते हैं। शैवाल जो कि एल्गी होती है, जो पर्णहरिम युक्त होती है। पर्णहरिम का मतलब क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि ये पौधे के रूप में होता है और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसमें संवहन ऊतक भी होते हैं, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स भी इसी में आते हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव देखने को मिलता है। जड़, तना, पत्तियों का अभाव देखने को मिलता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। तो शैवाल कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि मोनेरा में आपको जीवाणु देखने को मिला स्वपोषी, लेकिन प्रोटिस्टा जगत में आपको शैवाल देखने को मिलता है। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों, यानी जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर, इनके आधार पर इनको तीन प्रमुख वर्गों में रखा जाता है। एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है रोडोफाइसी, एक होता है फियोफाइसी। इन तीनों के कलर अलग अलग होते हैं। आप जैसे कभी कभी समुद्र का जो है कि इमेज देखते होंगे गूगल पे या यूट्यूब पे, या ऑस्ट्रेलिया की जो है कि आप ग्रेट बैरियर रीफ देखते होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत कलरफुल जो है कि शैवाल दिखते हैं, प्रवाल दिखते हैं, हरे, नीले, पीले, नारंगी। तो क्यों होते हैं, क्योंकि शैवालों के कलर भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो होता है क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल होने की वजह से ये हरे रंग के शैवाल होते हैं, क्योंकि इसमें हरे रंग पाए जाते हैं। रोडोफाइसी की बात करेंगे तो इसमें लाल शैवाल होते हैं, क्योंकि इसमें लाल रंग पाए जाते हैं। वहीं फियोफाइसी की बात करेंगे तो भूरे शैवाल होते हैं, क्योंकि इसमें भूरे रंग पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं और कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ध्यान देना, कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब अगला हमारा जो तीसरा कैटेगराइजेशन आएगा, तीसरा वर्गीकरण, वो आएगा आपका कवक का। तो कवक कहीं ना कहीं मोनेरा और प्रोटिस्टा से ज़्यादा अधिक विकसित होंगे। तो आइए इसको भी चर्चा करते हैं। कवक की बात करें, जिसको हम लोग फंगस भी कहते हैं, पर्णहरिम रहित, ध्यान देना रहित है, यानी इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, संवहन ऊतक भी नहीं होते हैं। ये थैलोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये थैलोफाइट्स होते हैं।
जो सामान्यतः परपोषी होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किस प्रोटीन की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक प्रोटीन होता है। कवक के अध्ययन को मैंने अभी बताया आपको माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। खमीर हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया या मशरूम हो गया, एक प्रकार के कवक हैं। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। यानी इनके जो है कि सदस्य के जो कुल होते हैं वो भी बताए गए हैं। वहीं बात करें कवक मूल यानी माइकोराइजा, कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीविता का संबंध दिखाता है। अभी हमने जीवाणु में भी पढ़ा था, तो उस जीवाणु का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? राइजोबियम। क्या नाम था उसका? राइजोबियम। ये भी तो सहजीविता का दिखाता है। फलीदार पौधों की जड़ों में मिलता है, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है और पौधों से स्वयं भोजन प्राप्त करता है। उसी तरीके से एक कवक भी याद रख लीजिएगा, इसका नाम होता है माइकोराइजा। क्या नाम होता है? माइकोराइजा। यह भी पौधों के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है लाइकेन, जो कि एक मिश्रित जीव है और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसको आगे मैं प्रश्न में भी आपको दिखा दूंगा। कवक और शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं, यानी कवक और शैवाल के बीच की कड़ी माने जाते हैं लाइकेन। अब आगे चलते हैं, पादप जगत की बात करते हैं 4th नंबर पे। इसके अंतर्गत सभी के सभी बहुकोशिकीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, उत्पादक होते हैं और स्वपोषी जीवों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी जितने भी पादप जगत होंगे उसमें सभी के सभी मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, यूकैरियोटिक हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और साथ ही साथ भोजन का प्रोडक्शन करते हैं और ये सभी स्वपोषी जीव के रूप में कहलाते हैं। तो आगे अब हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। घटपर्णी नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है और ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। अपना भोजन हालांकि बनाने में सक्षम होता है, लेकिन फिर भी ये कीट भक्षी यानी कि क्या करता है? अपने पत्तों पे या फूलों में जब कीट बैठ जाते हैं तो इनके भक्षण कर लेता है। और यह प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं, जिससे इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। और सामान्यतः मैक्सिमम जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से या मिट्टी से सीधे नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं करते, बल्कि नाइट्रेट के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं हम कंज्यूमर की बात करें तो इसमें उपभोक्ता परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवियों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। जैसे तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। विबंधक या अपघटक की बात करेंगे तो ये मृतोपजीवी होते हैं, जो कि अपना भोजन पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। किससे ग्रहण करते हैं? मृत जीवों से। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे कि मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत जैसे कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। अर्थात जो रेगिस्तान में जो पौधे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है कि सूखे वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से इनके शरीर का पानी चला जाता है, जिससे इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो मरुद्भिद पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो प्राय इतनी लंबी होती हैं और तने छोटे, रूपांतरित और कभी कभी भूमिगत भी होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी होती है, पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और उसके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल यानी अधिक गुदगुदे टाइप के हो जाते हैं। और फ्रिएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं, जिनकी लंबाई जो जड़ों की होती है 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि सामान्यतः पौधों के लिए जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, लेकिन बारिश का मौसम वहाँ पे होता नहीं रेगिस्तान में, और धूप इतनी अधिक होती है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से इनके जो बॉडी में या इनके पेड़ों में जो पानी होता है वो भी सूख जाता है। इसीलिए ये अपने पानी की प्राप्ति में इतनी लंबी जड़ें कर लेते हैं, लगभग 6-7 मंजिला मकान के बराबर इनकी जड़ें हो जाती हैं, जहां से इनको पोषक तत्व और भूमिगत जल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस जल को बचाए रखना है ताकि लंबे समय तक ये जीवित रह सके, जिसके लिए तने को क्या करते हैं? छोटा कर लेते हैं, पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन के समय इनके तनों से या इनकी पत्तियों से या इनके पौधों से
पानी की निकासी बहुत कम हो सके और ये लंबे समय तक जीवित रह सके। आप नागफनी के पौधों को देखेंगे तो उस पर कांटे जो होते हैं वो असल में कांटे नहीं होते, वो पत्तियों का ही एक रूप हो जाता है और उसमें आप तने को नहीं देख पाएंगे क्योंकि गुदगुदा सा जो है कि वो तना जो है कि कन्वर्ट हो जाता है पत्तियों के रूप में। तो ये चीजें थी। अब आगे हम देखते हैं जलोद्भिद की बात करेंगे। हाइड्रोफाइट्स, जिसको जलोद्भिद पौधे कहते हैं, बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशी स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं, पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। और लवण मृतभिद की बात करेंगे हेलोफाइट्स की, उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अब जैसे लवण युक्त का मतलब जहाँ पे नमकीन पानी होगा, जैसे आप पंजाब में देख सकते हो, हरियाणा में देख सकते हो, गुजरात में देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लवण युक्त जो है कि आपको पौधे देखने को मिलेंगे। फिर आगे देखेंगे अधिपादप, एफिपाइट्स जो होते हैं, जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। जैसे आर्किड जो है कि एक पुष्प का पौधा होता है, सामान्यतः अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है और इसलिए उसको आर्किड स्टेट भी कहा जाता है। ये केवल अपने जो तना होता है ना उसके सहारे जो है कि टिकना चाहते हैं दूसरे पौधे पे, जिससे इनकी लंबाई होती रहे, ग्रोथ इनको मिलती रहे, लेकिन इन्हें पोषक तत्व नहीं चाहिए होता है। जैसे अमरबेल का पौधा क्या होता है, या आप गिलोय के पौधे को देखिए जो नीम के पेड़ों पे टंगा रहता है। अमरबेल के पौधे अक्सर आपको पेड़ों पे दिखेंगे। ये तो उन पौधों से पोषक तत्व भी लेते हैं, ये तो पूरी तरीके से परजीवी होते हैं। लेकिन ये जो आर्किड के पौधे होते हैं यानी अधिपादप होते हैं, ये दूसरे पेड़ों के सहारे अपनी लंबाई में वृद्धि करते हैं, उनके सहारे जीवित रहते हैं, लेकिन पोषक तत्व नहीं लेते हैं, वो खुद से ही अपना भोजन बना लेते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, पुष्प होता है, और यही पौधे के प्रजनन में सहायक होता है, जिससे उसके अगले पौधे का जन्म हो सकता है। अब जैसे बात करें, अगर हम यहाँ पे अदरक की बात करें तो अदरक प्रकंद का, आलू स्तंभ कंद का और लहसुन सल्क कंद का तथा सूरन जिमीकंद घन कंद का उदाहरण है। यह भी कई बार जो है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन किसका उदाहरण है या कौन किसका भाग खाने वाला होता है। जैसे शकरकंद की बात करेंगे तो कॉर्नवोल्वुलेसी कुल का पौधा है और इसके खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ होती है। गन्ने की बात अगर हम कर लें तो गन्ने की अगर हम बात करेंगे या आलू की बात करें या अदरक की बात करें तो ये तने का रूपांतरण है, अर्थात गन्ना भी क्या है, तना होता है, आलू भी तना होता है, अदरक भी तना होता है, अर्थात इनका जो संग्रह अंग है वो तना है। जो हम खाते हैं गन्ने को, आलू को, अदरक को, तो ये मुख्य रूप से न तो ये फल होते हैं न ये जड़ होते हैं, बल्कि इनके तने वाले हिस्से को हम खाते हैं। सलजम को देखिए, गाजर को देखिए, शकरकंद को देखिए, ये जड़ों के रूपांतरण है, अर्थात इनका अंग क्या होता है, जड़ होती है। यानी हम जो सलजम खाते हैं, गाजर खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, इसको हम लोग जड़ के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, जड़ के रूप में। आगे देखते हैं मटर की बात करें तो मटर लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्री होता है, जो है कि डाइकोटमी होती है और शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं, यानी कि टेंड्रेट पाए जाते हैं, जिसके सहारे खड़ा होता है, एक तरीके से लता होती है ना, उसी को कहते हैं। गन्ने की बात करेंगे तो गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल का पौधा होता है, जिसका तना काट कर आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि गन्ने की खेती के लिए कोई अलग से बीज नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं एक गन्ना बना देता हूँ आपके लिए, ये देखिए, एक लाल रंग का तो नहीं, चलिए हरे रंग का हम लोग गन्ना बनाएंगे और हरे रंग का गन्ना हम लोग खाएंगे, ठीक है। मान लीजिए लेटा हुआ गन्ना है यहाँ पे, और ये ऊपर जो है कि कुछ इसकी पत्तियां इस तरीके से निकली होती है ना, जिसको हम हरी हरी पत्तियां होती हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एक नॉड होती है, ऐसे से गांठें होती है ना, ऐसे से गांठें दोस्तों। यहाँ पे एक छोटी सी आपको कील भी देखने को मिलती है, जो अक्सर दांतों से जल्दी निकलती नहीं है, ठीक है। तो यही वाले जो हिस्से होते हैं ये हम लोग क्या करते हैं, काट के, जो आपके किसान व्यापारी होते हैं, किसान लोग, वो आधा आधा काट के क्या करते हैं, जमीन में लगा देते हैं। फिर आधा काटेंगे, फिर इतने हिस्से को जमीन में लगा देंगे, फिर यहाँ तक काटेंगे, फिर जमीन में लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तने का कायिक प्रवर्धन किया जाता है और इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध, देखिए लिखा है ना संधिबद्ध, यानी एक से दूसरी नॉड आपस में जुड़ी रहती है, जिसमें पर्व या पर्व संधियां इंटरनॉड्स पाई जाती हैं। तो ये चीजें थी। अब आगे देखते हैं लौंग के बारे में, क्योंकि यहीं से आपको बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। लौंग की बात करेंगे तो लौंग मिरिटेसी कुल के साइजीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया
ये सबसे अधिक नाम आता है। यूजीनिया नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका। ये पूछा जाता है कि लौंग की जो हमें उत्पत्ति मतलब प्राप्ति होती है वो फूल के रूप में होती है या तने के रूप में। तो सूखी हुई पुष्प के रूप में प्राप्त की जाती है और भोज्य पदार्थों तथा दंतशूल निवारक के लिए काम होता है। मतलब भोजन में भी हम खाते हैं, चाय में भी डालते हैं, कोई आप पनीर या चिकन मटन कुछ बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। साथ ही साथ अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो ये कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि आप एक लौंग डेली शाम को चबा के सोया करिए, जिससे आपके दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा। और इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक इंडोनेशिया में ही शुरू हुआ था और इसका उपयोग अब समस्त विश्व में होता है मसाले के रूप में। केसर की बात कर लेते हैं। तो केसर एक मसाला है जो कि इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइविस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वर्तिका और वर्तिकाग्र से। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सैफ्रानॉल और पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। अब भिंडी की बात करेंगे तो भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम एब्लेमोस्कम एस्कुलेंटस है और इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया था। मतलब भिंडी का तो लगभग सब कुछ खा लेते हैं हम लोग, बीज वगैरह ऊपर का सब चीज़। अब आप कहेंगे सर ये क्या सब पढ़ा रहे हैं, बकवास जो है कि, तो मेरे प्यारे भाई यहीं से सारे प्रश्न आते हैं और इसीलिए घटना चक्र इस चीज़ को देता है। आप आगे प्रश्न उत्तर जब करेंगे तो आपको वहाँ देखने को भी मिलेगा कि हाँ इसमें वाकई वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो भाग होता है प्रकंद, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वनस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा होता है और ये जिंजीबरेसी कुल का सदस्य होता है। इसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। सहतूत, अनानास, कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। काजू व सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज लोच खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है। चलिए सेब के बारे में देख लेते हैं, सेब से भी पूछ लेता है। सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी का फल पीपो कहलाता है। अब सोचिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं, पढ़नी पड़ रही है भाई। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को हम असत्य कहते हैं। ये ध्यान देना, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जब इसके किसी फल के निर्माण में केवल ओवरी के अलावा कोई और भी अंग शामिल होते हैं तो ऐसे फल को हम असत्य फल कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। जैसे सेब हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधि पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब भी बनाई जाती है महुए से। महुआ की शराब अक्सर यूपी, पूर्वांचल की यूपी में और बिहार में बहुत फेमस थी, अब तो खैर काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया है। कुनैन की बात करेंगे तो ये मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि थी जो कि सिनकोना नामक आवृत्त बीजी पौधे की छाल से प्राप्त होता है। छाल से, ये ध्यान देना है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि बीजी पादप से तैयार की जाती है। एट्रोविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी अब मलेरिया निदान के लिए प्रयुक्त होती हैं। सन, पटसन, जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है और जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त किया जाता है। यानी जो कपास का अगर आपने पौधा देखा होगा तो उसमें काले काले रंग के बीज निकलते हैं और उन बीजों को हटा के ही हम रुई की प्राप्ति करते हैं, अर्थात कि कपास की प्राप्ति करते हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे इनकी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और भी फलों के नाम के बारे में, क्योंकि ऐसे फल वगैरह ही प्रश्न आपसे पूछता रहता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसका, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ के गए होंगे, प्रश्न रिपीट हो गया तो आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि हाँ सर मैंने तो ये पढ़ा था, रिवीजन भी किया था, नोट्स भी बनाया था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पपीता का वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया होता है। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम, ध्यान देना, पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जैंथिन नामक वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है, क्योंकि जब आप सेब को काट के रख देते हो और 2 मिनट बाद ही देखोगे उसका हिस्सा क्या होता है? लाल पड़ने लगता है अंदर का, तो वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, गाजर क्यों लाल होता है? कैरोटीन की वजह से। टमाटर क्यों लाल होता है? लाइकोपीन की वजह से। पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में देखने को मिलता है, चुकंदर में विटरनीन देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको कराऊंगा। अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम पैपावर सोमनिफेरम होता है। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी भी कहते हैं।
इससे नोस्कापीन, पेपावरिन, कोडिन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। मॉर्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है? अपरिपक्व, यानी पूरी तरीके से वो फल परिपक्व नहीं होते हैं। लहसुन तथा प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक होता है। प्याज के छिलके उतारने पे जो आंसू आते हैं उसके लिए क्या होता है कि सल्फेनिक अम्ल उसके लिए जिम्मेदार होता है, जो प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। और मिर्च का जो तीखापन होता है, यानी उसमें जो स्वाद होता है तीखापन, वो उसके कैप्सिसिन नामक, जो कैप्सिकम कहते हैं, नामक पदार्थ के कारण होता है। और इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 होता है। अब बात करेंगे वनस्पति विज्ञान में किसी प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं, और यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या है, बहुत ही परेशान करेंगी। इट मीन्स की बहुत बोरिंग टाइप की होगी। चलिए इसको देख लेते हैं जरा सा। कॉर्क की बात करेंगे, ओक की बात करेंगे। इन वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कॉर्क जो होता है ओक के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम क्विकर्स सुबर होता है, और इस पौधे की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, मेडिटेरियन रीजन में होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ छोटा सा जो इनका डायग्राम था, हमने जो अभी तक पढ़ा उसको शॉर्ट में रिवीजन कर रहा है। कवक की बात करेंगे, हालांकि कवक से नहीं शुरू करना चाहिए था, हमें यहाँ से शुरू करना, नीचे से। विटेकर ने जो बताया है वो क्या बताया, नीचे से पढ़ने को कहा है। कैसे? सबसे पहले मोनेरा आएगा जिसमें एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव मिलेंगे, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे। फिर इसके बाद प्रोटेस्टा जो कि यूकैरियोटिक जीव अधिकांशतः एक कोशिकीय रहते हैं, अधिकांशतः शैवाल और संघ प्रोटोजुआ इसमें देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम फंजाई पे आएंगे, यानी कवक पे, जो कि यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव मिलते हैं, जिसमें ईस्ट और मशरूम आते हैं। फिर पादप की बात करेंगे तो ये स्वपोषी उत्पादक होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी और आवृत बीजी होंगे। फिर जंतु की बात करेंगे तो इसमें सभी उपभोक्ता जीव, जैसे कशेरुकी स्तर पे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। कशेरुकी मतलब होता है जिनमें हड्डियों का विकास होता है, किसकी? रीढ़ की हड्डी का। और अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं होता है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिन्थिस, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सभी के सभी जीव इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जंतु जगत में। अब यहाँ पर आपको अलग से जंतु जगत की पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें चारों जगत को कंप्लीट किया गया है, और अब हम जंतु जगत के अंतर्गत कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों को शामिल करेंगे। कशेरुकी जीव जो होते हैं उनमें सामान्यतः रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से वो सीधे रहते हैं। और अकशेरुकी जीव जो होते हैं इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसीलिए ये कैसे होते हैं, जैसे केंचुए वगैरह क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये सीधे नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी अकशेरुकी जीवों को शामिल किया था। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, यानी अगर हम बात करें कि कौन सी प्रजाति की सबसे अधिक संख्या, तो कीटों की होती है। और कीट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ध्यान देना, कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। कुल ज्ञात जातियों में 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक 10 लाख से भी अधिक कीटों की संख्या है। 15 लाख में से 10 लाख तो कीट आते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जितने भी एक कोशिकीय होंगे जीव, एक कोशिकीय में कौन थे? मोनेरा थे, प्रोटेस्टा थे, मोनेरा और प्रोटेस्टा ही तो थे मुख्य रूप से। तो अगर इनमें कोई भी प्रजनन की क्रिया होगी तो अलैंगिक विधि होगी। अलैंगिक का मतलब हो गया इन्हें किसी भी नर की आवश्यकता नहीं होती, मेल कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः ही अपने अंदर नए बच्चे को जन्म दे देते हैं। जैसे अमीबा की बात करेंगे, एक कोशिकीय होता है, प्रोटोजुआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटोजुआ जंतु है लेकिन द्विखंडन विधि द्वारा। केकड़े की बात करेंगे तो मेलेकोस्ट्रोका होता है, जबकि बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये एरेक्निडा वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कीट वर्ग के बारे में बेसिक जानकारी जानिए। इनके अंतर्गत आने वाले जंतुओं के 6 पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ी इस तरीके से। जैसे मान लीजिए एक कीट बना दिया मैंने इस तरीके से, तो ये आपके 3 जोड़ी मतलब 6 पैर होते हैं इनके। और जुगनू या खद्य होते हैं, सामान्यतः कीटों का ही एक परिवार होता है। इसमें चमक किससे होती है? ल्यूसीफेरेज
फेरेज नामक एंजाइम के कारण ही जुगनू में चमक देखने को मिलती है। जो जुगनू क्या करता है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए अगर जुगनू है तो यहाँ पे पीछे साइड में वो लाइट छोड़ते हुए चलता है, और हम लोगों ने उसके प्रकाश के आधार पे पकड़ा भी होगा बचपन में कि जहाँ पे वो चमकता था उसे पकड़ लेते थे। तो ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण ही होता था। और मादा मच्छर के मुख्य उपांग पक्षियों और स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपयोजित होते हैं, जबकि नर मच्छर के मुख्य उपांग फल फूलों का रस चूसने के लिए होते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो मच्छर आपका खून चूस रहा है वो पुरुष नहीं बल्कि मादा है। तो मादा मच्छर आपके खून चूसते हैं त्वचा में से, जबकि नर मच्छर क्या होते हैं, प्यार की खुशबू फैलाते हैं, अर्थात फल फूलों से रस चूसने में लगे रहते हैं प्यार से। अब बात करते हैं कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र तथा उत्सर्जन मैलपीघिक नलिकाओं द्वारा होता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है और रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिका लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं। तो यहाँ से आपने पढ़ा कि मधुमक्खियाँ एक सामाजिक कीट होती है, ये कई बार पूछा जाता है, जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलास्क संग जीव पिंकेटेडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया था। और इकाइनोडर्मम की बात करेंगे, इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममित वाले ड्यूटोरेस्टमी जो है कि यूमेटोआजा जो है कि होते हैं। अब इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। हालांकि ऑक्टोपस की बात करें तो ये सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु होता है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं होती हैं। विशाल स्क्विड तथा कोलोसस स्क्विड सबसे बड़े अकशेरुकी होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं और भी जो जानकारी इससे मिलेगी उसको हम करते हैं। अब यहाँ पे समतापी, ये अक्सर पूछा था असमतापी और समतापी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्म रुधिर वाले यानी कि वार्म ब्लडेड। वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसीलिए मनुष्य को कहा जाता है कि गर्म खून का होता है ये व्यक्ति, यानी वार्म ब्लडेड होता है। हम चाहे रेगिस्तान में चले जाएं, चाहे ग्लेशियर पे चले जाएं, चाहे समुद्र के अंदर चले जाएं, हमारे शरीर का तापमान वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए हम लोग वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, अर्थात समतापी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98 डिग्री। तो इस तरीके से ये तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। जबकि असमतापी अर्थात ठंडे रुधिर वाले जो होते हैं जंतु, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ अनुसार घटता बढ़ता है। अब ये लोग क्या होंगे, अगर ग्लेशियर पे जाएंगे तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। अगर ये लोग रेगिस्तान में आएंगे या 0 डिग्री के पास भूमध्य रेखा पे आएंगे तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे मछली, उभयचर और सरीसृप इत्यादि जंतु इसमें आते हैं। तो आपको समतापी यानी वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे रात्रिचर जंतु की। तो रात्रिचर जंतु दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रों में सक्रिय हो जाते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं, यानी सुनने और सूंघने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए आपको दिन में मच्छर देखने को नहीं मिलेंगे, चमगादड़ देखने को नहीं मिलेंगे, उल्लू देखने को नहीं मिलेंगे। ये कब देखने को मिलेंगे, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी, ये सब जंतु सामान्यतः रात्रि में चरते रहते हैं, मतलब रात्रि में विचरण करते हैं, दिन में नहीं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तविक रूप से मछलियां नहीं होती हैं। जैसे जेली फिश हो गया, सितारा मछली या स्टार फिश हो गया, रजत मीन या सिल्वर फिश हो गया, कटल फिश हो गया, हेक फिश हो गया। ये सब मछलियां नहीं है, लेकिन इनके नाम कुछ इस तरीके से मिलते रहते हैं। वहीं वास्तविक रूप से अगर आप मछली देखना चाहें तो फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, ये सभी मछलियां होती हैं। डॉग फिश की बात करेंगे। डॉग फिश स्कोलियोडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन होता है। और समुद्री घोड़े की बात करेंगे या अश्व मीन की, तो इसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होता है। क्या होता है, अस्थिल मीन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मछलियों के बारे में जानकारी लेते हैं। मछलियाँ यानी कि मत्स्य में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं और उसी के लिए अनुकूलित भी होते हैं। सर्दियों के मौसम में जब झीलों तथा नदियों के केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की परत जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान रहती है। इसीलिए ठंडे क्षेत्रों में भी जहाँ पे नदियाँ या बर्फ़ जो है कि जम जाती है या झीलों में बर्फ़ जम जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर के जीवों का जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर रहने वाले जीव जिंदा रहते हैं, क्योंकि पानी नीचे जो है कि जमता नहीं है, एक पानी के रूप में रहता है, बस ऊपर की लेयर ही जमती है। इसीलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों और नदियों में भी जीवित रह सकते हैं।
एम्फीबियन की बात कर लेते हैं। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जल और स्थल दोनों रूप में जीवन के लिए उपयोजित होते हैं। जैसे आप मेंढक को देखेंगे तो मेंढक एक आपका क्या हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा, जो आपको जल में भी देखने को मिलेगा और स्थल पे भी। सरीसृप की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। सर्प अक्सर विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियों जैसे करैत, कोबरा, वाइपर ये सब अत्यधिक विषैले होते हैं और ये सब रेंगते रहते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, क्योंकि आपको लगेगा कि चमगादड़ तो उड़ने में सक्षम है और उड़ने का काम पक्षी करते हैं, स्तनधारी तो नहीं करते, हम लोग तो नहीं उड़ते हैं। लेकिन यही एक अपवाद के रूप में है कि चमगादड़ क्या होता है, उड़ने वाला जरूर होता है, लेकिन इसको स्तनधारी कहते हैं क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम होता है। कंगारू चूहे की बात करेंगे, जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, यानी ऊंट से भी ज़्यादा यह जीवित रहता है। और यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी कि वक्र की विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण होता है। अब ब्लू व्हेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म व्हेल की बात करेंगे, जो विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल होती है और इसकी लंबाई भी लगभग 50 से 55 फीट होती है। और इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे डॉल्फिन नदी को डॉल्फिन मछली को अत्यंत बुद्धिमान जंतु माना जाता है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है। समुद्री गाय यानी कि सी काऊ एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। ध्यान देने वाली बात है कि समुद्री गाय कैसी है, शाकाहारी जलीय जीव है। एकेडिना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव होते हैं। जबकि स्तनपायी जीव किसे कहते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं पैदा करते। लेकिन फिर भी एकेडिना और प्लेटिपस एकमात्र ऐसे अपवाद के रूप में स्तनपायी हैं जो कैसे होते हैं, ओविपोरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति होती है, जो सामान्यतः आपको खेतों में देखने को मिलेगी। गेहूं की फसल, धान की फसल, गन्ने की फसल, इनको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, नुकसान कर देती है, क्योंकि नील गाय पूरी तरीके से झुंड में चलती है। 10-12 नील गाय एक साथ चलती हैं, जिससे पूरी की पूरी फसल जो है कि बर्बाद हो जाती है। और आगे देख लेते हैं। चलिए, एक लास्ट पॉइंट है आपका, वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इनमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और साथ ही साथ भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। और इसकी जो कपाल गुहा होती है, यानी कि जो आपका मस्तिष्क होता है, वो लगभग एक एवरेज 1450 सीसी का होता है। अब ये बाइक का सीसी नहीं है कि आप सोचो कि 350 सीसी की पल्सर ले लें या रेसिंग बाइक। ये 1450 सीसी का होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो ये तो था आपका वर्ग की चैप्टर, जो थोड़ा सा बड़ा था और शायद बोरियत भी हो गई होगी। तो इसीलिए अब हम इसके प्रश्न कोश जो है MCQs, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास को देख सकते हैं, ज्योग्राफी को भी देख सकते हैं, घटनाचक्र और साइंस को भी। और PDF के लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज मैंने नंबर दे रखा है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।